कुपोषण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। यानी जब एक व्यक्ति का जो वजन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी सोचने, समझने और आत्मविश्वास या काम करने की ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है। पोषण विशेषज्ञ कहाँ कहाँ काम कर सकता है? अगर आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं तो आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? अस्पतालों में बीमारी रोकने, इलाज और पोषण की शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे होम साइंस क्लास 12। तीसरा चैप्टर है हमारा ये जन पोषण तथा स्वास्थ्य। इसके 2 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से हैं। सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको यहीं प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप यहाँ से पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारी eklavyastudypoint.com वेबसाइट जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से ही चैप्टर वाइज थ्योरी नोट, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जन पोषण और स्वास्थ्य। जन पोषण क्या होता है और स्वास्थ्य क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, जन पोषण यानी सभी लोगों को पौष्टिक और संतुलित आहार मिलना। जन पोषण का मतलब होता है जितने भी लोग हैं समाज के अंदर या एक देश के अंदर, सभी को क्या हो, स्वस्थ रहें, वो उनको पौष्टिक और संतुलित आहार मिले, तो उसे क्या कहा जाएगा? जन पोषण कहा जाएगा। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना। तो स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा। यानी उसे कोई परेशानी नहीं होगी, वो अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी से कर सकेगा, उसे मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्यों जरूरी है ये दोनों, यानी जन पोषण और स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही देश के विकास में योगदान दे सकता है। अगर किसी भी देश के अंदर वहां का जो एक कार्यशील वर्ग है यानी कार्यशील लोग हैं, अगर वो स्वस्थ हैं तो देश के आर्थिक योगदान, आर्थिक अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान देते हैं और जिससे उस देश का क्या होता है? विकास होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? एक स्वस्थ राष्ट्र और एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन पोषण का उद्देश्य क्या होता है? अल्प पोषण और अति पोषण दोनों पर रोक लगाना और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार पोषण उपलब्ध कराना ही जन पोषण का मुख्य लक्ष्य है। तो जन पोषण का ये लक्ष्य होता है कि भाई ना तो अल्प पोषण हो, यानी किसी को अल्प पोषण ना हो, यानी उसकी जो जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, उतना उसे पोषण तत्व मिले, ये जरूरी होता है। और अति पोषण यानी उससे ज्यादा भी ना सेवन करना, क्योंकि उससे ज्यादा भी क्या होता है? वो नुकसान कर सकता है। यानी अल्प पोषण भी नुकसानदायी है और अति पोषण भी नुकसानदायी है। तो जन पोषण क्या करता है? सभी को समान रूप से पौष्टिक और संतुलित आहार देने की बात करता है। कुपोषण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है उसे अपने कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, अगर उतना उसे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या कहलाता है? कुपोषित कहलाता है। कुपोषण के प्रकार, तो कुपोषण हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहला होता है अल्प पोषण, शरीर को जरूरत से कम पोषक तत्व मिलना, जैसे वजन का कम होना, थकावट, कमजोरी, विकास में रुकावट। ठीक है। अल्प पोषण का मतलब होता है भाई जितनी जरूरत है शरीर को उतना पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो जिससे क्या होगा भाई कि उसका वजन जो होगा धीरे धीरे कम होगा, थकावट रहेगी, कमजोरी रहेगी, विकास नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि अगर भाई उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा? तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अति पोषण क्या होता है? जरूरत से ज्यादा कैलोरी और फैट का सेवन, यानी जितनी जरूरत नहीं है अगर आप उससे ज्यादा खाना खा रहे हैं या पोषक तत्वों को ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपको बीमारियों का ग्रास होना पड़ेगा। यानी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है अति पोषण से? मोटापा हो जाएगा आपको, मधुमेह, हृदय रोग। तो ये बीमारियां भी क्या होती हैं? अति पोषण के कारण आती हैं। तो ये चीजें भी हमें समझनी जरूरी है। कुपोषण से लड़ने के 3 खास पहलू। कैसे लड़ा जा सकता है? कम वजन वाले नवजात, देखिए कुपोषण से लड़ने के 3 खास पहलू हैं। अगर आज हम देखें, आज के टाइम में अगर देखें तो कम वजन वाले नवजात बच्चे जो हैं वो ज़्यादा
देखने को मिलेंगे आपको। भारत में हर पांचवा बच्चा 2.5 किलोग्राम से कम वजन के साथ जन्म लेता है, जिससे उसके शरीर और मानसिक विकास में बाधा आती है। यानी एक व्यक्ति की एक जो नॉर्मल बच्चा है, अगर उसका वजन कम है, तो वजन कम होने का कारण क्या है? उसे पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। जब उसको पोषण तत्व नहीं मिलेंगे तो वो अपना शारीरिक और मानसिक विकास कैसे कर पाएगा? और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसका विकास भी जो होगा वो ढंग से नहीं हो पाएगा और उसको बीमारियां होती चली जाएंगी। तो इसलिए जो है कि अच्छा पोषक तत्व ही जो है किसी व्यक्ति को या किसी शिशु को जो है वो क्या करता है? विकास करने में मदद करता है। आर्थिक सामाजिक कमजोरी, गरीबी और पिछड़े परिवारों के बच्चों में विकास धीमा होता है। बच्चों और किशोरों में अक्सर इन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है भाई, गरीबी और पिछड़ापन है। रोजमर्रा की जरूरतें उनकी पूरा नहीं हो पाती, उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती, खाने में वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो इसलिए बेचारे वो कमजोर और बीमार होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलेगी आपको, जैसे लोह तत्व हो गए, विटामिन ए, सी, डी, B12, जिंक, आयोडीन, फोलिक एसिड। तो ये सारे आपको कमियां देखने को मिलती हैं कि भारत के अंदर कुपोषण की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी कमियां जो हैं किसी को भी क्या करती हैं? कुपोषित करती हैं। तो इन पे खास ध्यान देना जरूरी है। कुपोषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? दोहरी चुनौती का संकट, यानी जब कुपोषण जो है उसका दुष्प्रभाव दोहरी चुनौती का संकट उत्पन्न करता है। कैसे? भारत में एक ही समय पर अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की समस्या मौजूद है। तो भारत के अंदर आप ये दोनों समस्याएं देखेंगे, यानी किसी को तो क्या है, पोषक तत्व मिल नहीं पा रहे हैं, और जिसको पोषक तत्व मिल रहे हैं वो क्या कर रहा है? उसका अति यानी ज्यादा उपयोग कर रहा है। तो ये भी क्या करता है? समस्या उत्पन्न करता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो क्या होगा? तो शरीर और विकास धीमा हो सकता है, मानसिक क्षमता प्रभावित होती है, संज्ञानात्मक सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता घटती है। यानी अगर एक व्यक्ति जो है वो कुपोषण से अगर ग्रस्त है तो उसका शरीर भी काम नहीं करेगा, मानसिक स्थिति भी उसकी खराब होगी, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति घटेगी, वो जो काम है वो अच्छी गुणवत्ता का काम नहीं कर पाएगा, उत्पादकता ज्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी उसकी। तो समाधान क्या है? अगर हम कुपोषण को नियंत्रण पा लें तो हम भारत के संपूर्ण विकास और आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कुपोषण है तो व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर सकता, और एक देश की अर्थव्यवस्था कौन चलाते हैं? वहां के लोग चलाते हैं। अगर वहां के लोग स्वस्थ ही नहीं होंगे तो आर्थिक प्रक्रिया में कैसे योगदान देंगे? जब वो आर्थिक प्रक्रिया में योगदान ही नहीं देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? अगर वो बीमार हैं तो देश का सारा पैसा कहाँ खर्च होगा? उनके स्वास्थ्य पे खर्च होगा। तो ये भी क्या है? एक समस्या है देश के अंदर। तो इन सब चीजों को समझने के लिए पोषण का सही सही तरीके पर पोषण को ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में अति पोषण के मुख्य कारण क्या हैं? आहार और जीवन शैली में बदलाव। लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा तला भुना और फास्ट फूड खाने लगे हैं। तो भारत में अति पोषण का मुख्य कारण पहला आप देख सकते हैं कि भाई लोग क्या कर रहे हैं? आहार ज्यादा ले रहे हैं और जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। यानी खान पीन में उन्होंने क्या किया है? नई नई तला भुना जैसी, यानी जो हाई कैलोरी वाली चीजें हैं, फास्ट फूड हैं, जिनसे क्या होता है? फैट बढ़ता है, उसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं। और जबकि वो उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं, कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, कहीं आ नहीं जा रहे हैं, शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि खाना पीना वाली आदतें जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि उनकी जीवन शैली जो है वो धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है और वो अस्वस्थ होते जा रहे हैं और बीमार होते चले जा रहे हैं। शारीरिक मेहनत में कमी। लोग कम चलते हैं, कम मेहनत करते हैं, तो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है। यातायात में सुविधा का असर। हर जगह वाहन से जाना, चलने की आदत खत्म हो गई है। पहले व्यक्ति चलते फिरते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन यातायात साधन विकसित हो गए, तब लोगों को कुछ दूर जाने के लिए भी वो लोग क्या करते हैं? गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पैदल नहीं चलते हैं, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है रोज़मर्रा की ज़रूरतों को काम पूरा करने के लिए, ठीक है। और लोग क्या है, अब चलते फिरते नहीं है, उनके चलने फिरने की आदत भी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। बच्चों की खेलकूद में रुचि घट रही है, बच्चे मैदान में खेलना छोड़कर स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या अस्वस्थ होने की ये है कि पहले बच्चा जो होता था वो फिजिकल एक्टिविटी करता था, यानी वो खेलते कूदते थे, बाहरी गेम ज्यादा खेलते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, बच्चे स्क्रीन पर आ गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल की स्क्रीन, इस पे समय ज्यादा बिताते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी शारीरिक क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती है, कमजोर हो जाती है।
फास्ट फूड और स्नैक्स की लत, बर्गर, पिज्जा, चिप्स जैसे हाई कैलोरी खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन हो रहा है। ये क्या होते हैं, अधिक कैलोरी और ज़्यादा फैट वाली चीज़ें होती हैं जो शरीर को जो क्या करती है, अस्वस्थ करती है, खराब करती है, ठीक है ना, हमारे स्टेमिना को कम करती हैं, जिससे लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। स्वस्थ भोजन से दूरी, आजकल लोग साबुत अनाज, दालें, सब्जियां और फल को कम खाते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। जैसे साबुत अनाज हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन, ठीक है, ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, लेकिन लोग इन सब चीजों से परहेज कर रहे हैं आजकल, ठीक है, बाजारी चीज ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, स्नैक्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो वो शरीर में वो सारी जो पोषक तत्व चाहिए वो सब इन चीजों में होता है। लेकिन ये सब चीजों का सेवन ना करने की वजह से क्या है, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता जो है, सहन करने की क्षमता है, वो खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में पोषक तत्व नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों में सुधार करना बहुत जरूरी हो जाता है। अति पोषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? अगर आप अति पोषण कर रहे हैं तो किन चीजों का सामना करना पड़ेगा आपको? जब शरीर को आवश्यकता से अधिक और असंतुलित पोषण मिलता है तो समस्याएं पैदा होती ही हैं। यानी आप जितनी आपके शरीर को जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप लोड करेंगे अपने शरीर पे, तो उससे क्या होगा, शरीर भी तो रिएक्ट करेगा ही ना, उसका तो बैड इंपैक्ट भी पड़ेगा ही। क्या पड़ता है? अवांछनीय वजन वृद्धि, मोटापा और अनचाहा भार बढ़ना। यानी आपका मोटापा बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, रक्तचाप बढ़ेगा, उच्च रक्तचाप, यानी हृदय पर दबाव पड़ेगा, ठीक है ना, आपके हार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। मधुमेह, डायबिटीज, खून में शर्करा असंतुलन, ये सारी मात्राएं बढ़ेंगी। कैंसर, कुछ प्रकार के तो कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। गठिया, जोड़ों में सूजन और दर्द रहेगा। जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। ऊर्जा, आत्मविश्वास और सक्रियता कम हो जाती है। यानी जब एक व्यक्ति का जो वजन होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी सोचने समझने और आत्मविश्वास या काम करने की ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है, ठीक है, तो ये समस्याएं आएंगी। वित्तीय बोझ, इलाज और दवाओं पर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये वित्तीय समस्या भी है। तो एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, अति पोषण के बहुत सारे दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। पोषण की समस्याओं के कारण, कि पोषण की समस्याओं के प्रमुख कारण क्या हैं? गरीबी के कारण लोग पौष्टिक भोजन नहीं ले पाते, सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग गरीब हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अच्छे पौष्टिक भोजन वो नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए भी वो कुपोषित हो जाते हैं। गंदगी और अस्वच्छता से बीमारियां बढ़ती हैं। लोग ऐसी जगहों पर रह रहे होते हैं गरीबी के कारण जहां पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, गंदगियां फैलती हैं, मच्छर मक्खी होते हैं, तो उनसे बीमारियां भी बढ़ती हैं। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन ना होने से कुपोषण बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी नीतियां तो बना ली हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उस पर काम होता नहीं दिखता। तो इसलिए भी हम देखते हैं कि भाई इन पर कोई कोई ठोस कदम या कोई ऐसी नीतियां नहीं बनाई गई जो इसको खत्म किया जा सके या इसके ऊपर कुछ काम किया जा सके। तो ये भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से समय पर इलाज नहीं मिल पाता। तो आज भी हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो शहरों को छोड़ दें, अगर गाँवों में देखें तो ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र उपलब्ध नहीं है, जिससे छोटी छोटी बीमारियां जो होती है वो बड़ी बीमारियां बन जाती हैं, ठीक है, तो ये भी समस्याएं हैं। नकदी फसलों पर ध्यान देने से पोषक अनाजों की उपेक्षा होती है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, जो पोषण युक्त फसलें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। मोटा अनाज वगैरह हो गया, ठीक है ना, साग सब्जियां हो गई, उन पर लोग कम ध्यान देते हैं, तो इस वजह से भी पोषक अनाजों की कमी हो रही है। बेरोजगारी और कम आय से लोग पोषण पर खर्चा नहीं कर पाते। तो आज भी हमारे देश के अंदर गरीबी काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। लोगों के पास आय कम है, तो इसलिए जब आय कम होगी तो लोग पोषक से संबंधित जो खाना है या जो भोजन है उसको नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए भी उनके अंदर पोषण की तत्वी कमी आपको देखने को मिलेगी। गंदा पानी पीने से जल जनित रोग होते हैं। इतनी बड़ी आबादी है, पानी की समस्या है, और पानी जो है कभी साफ नहीं आता, और इस पानी की कारण बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो फैलती हैं, तो ये भी एक समस्या है। परंपरागत सोच से महिलाओं और लड़कियों को कम भोजन दिया जाता है। तो हमारे यहाँ रूढ़िवादी विचारधारा पहले से चली आ रही है कि भाई महिलाएं जो घर पे रहेंगी उनको काम नहीं करना पड़ता, घर में रहती हैं, तो इसलिए उनको उनके पोषण तत्वों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, तो ये भी समस्या है। शिक्षा की कमी से लोग संतुलित आहार का महत्व भी नहीं समझ पाते हैं। तो लोग शिक्षित नहीं है, उनको पता नहीं है कौन से भोजन जरूरी है अपने आहार, अपने पोषण में लेना, जिससे हम स्वस्थ रह सके। तो ये सारी समस्याएं भी जो क्या करती हैं, व्यक्ति के जो पोषण है उसको पूरा नहीं कर पाती हैं, ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं। पोषण समस्याओं के प्रभाव व कारण। तो पहला अगर हम परिणाम देखें इसका, तो कुपोषण से क्या होगी, आप कुपोषण होगी, कमजोरी होगी और मृत्यु का खतरा बना रहता है। अगर आपको पोषण की समस्याएं हैं तो आपको देखने को मिलेगा भाई कुपोषण, कमजोरी और मृत्यु का खतरा बना रहता है। क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं है शरीर तो वो बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा, और बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा तो मृत्यु जो होती है, मृत्यु का जो खतरा होता है वो बना रहता है।
व्यक्तिगत स्तर पर कारण है, जैसे पर्याप्त भोजन ना मिलना, बहुत सारे लोग गरीबी के कारण हमने देखा गरीब परिवार से आते हैं, 2 टाइम का उनको खाना भी नहीं मिल पाता, तो ये भी एक समस्या है। बार बार बीमारियां होना, जैसे दस्त और बुखार, तो कई बार क्या होता है भाई, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्वास्थ्य को खराब करती हैं, अच्छा खाना ना खाना, अच्छा पानी ना मिलने की वजह से भी होती है, तो ये भी समस्याएं हैं। घर परिवार स्तर पर कारण हो सकते हैं, जैसे खाने में पोषक तत्वों की कमी, माँ और बच्चे की देखभाल का अभाव, ठीक है, जैसे देखा ना आपने खाने में पोषण तत्वों की कमी, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, लोगों को समझ भी नहीं होती है कि कौन कौन से पोषण तत्व लेने चाहिए, तो उससे भी खाने में कमी होती है। माँ और बच्चों की देखभाल का अभाव, यानी घर में अगर छोटा बच्चा है और उसकी माँ है, तो उससे स्वास्थ्य संबंधित क्या उसको पोषक तत्व चाहिए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। साफ पानी और स्वच्छता की कमी देखने को मिलती है हमें। स्वास्थ्य सेवाओं तक कठिन पहुंच, यानी हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम है। महिलाओं और लड़कियों में जानकारी की कमी, ठीक है, इनको एक विषय के तौर पर पढ़ाना बहुत जरूरी है महिलाओं को और बच्चों को, ताकि वो समझ सकें कि क्या पोषण तत्व लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो ये सारी कमी भी उनके अंदर है, जिससे वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। शिक्षा का अभाव है, यानी इन सब चीज़ों की उतनी शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता, ठीक है, तो ये समस्याएं हैं और कुछ इनका प्रभाव और कारण है। मुख्य गहरे सामाजिक कारण भी हैं, जैसे संसाधनों की कमी या उनका गलत वितरण, ठीक है, लोगों के पास उतने धन और संपत्ति नहीं है कि वो स्वास्थ्य से संबंधित अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। जाति, लिंग, गरीबी के आधार पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। शिक्षा और रोजगार और संस्थाओं में असमानता है, आपको पता है भाई, शिक्षा उस स्तर की नहीं है लोगों के पास, तो रोजगार भी नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य, जिसके पास पैसे नहीं है वो अच्छा स्वास्थ्य उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की भी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि वो अच्छे अस्पताल में नहीं जा सकते। और सरकारी हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं, आपने देख रखे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ और इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि सबको वो सुविधाएं दे पाना बहुत मुश्किल होता है। सरकारी नीतियां और सेवाओं की कमजोर पहुंच, तो सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उनकी जो पहुंच है वो बहुत कमजोर है, यानी वो जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पाती। गरीब और वंचितों की आवाज को अनसुना करना, ठीक है, तो इनकी बातों को सुना ही नहीं जाता, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये सारी जो है कुछ समस्याएं हैं। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, तो भारत के अंदर एक जो व्यवस्था देखने को मिलेगी आपको, जो समस्या देखने को मिलेगी वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की। यह समस्या तब होती है जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन और ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है, प्रोटीन से संबंधित कुपोषण होता है, जितने शरीर को चाहिए प्रोटीन उतना नहीं मिल पाता है। यह खासकर बच्चों, वृद्धों और कमजोर लोगों में होता है, तो ये बीमारी आपको कहाँ दिखेगी, बच्चों में दिखेगी, वृद्धों में और कमजोर लोगों में। इसके कारण शरीर में कमजोरी, वजन कम होना और रोगों से लड़ने की शक्ति घट जाती है, ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही कमजोर है और बीमारियां होती हैं, और वो बीमारियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कई बार कि उनका जो शरीर होता है उनको सह भी नहीं पाता, ठीक है, और उनका वजन कम हो जाता है, ठीक है ना, कमजोरी महसूस होती है और धीरे धीरे क्या होता है वो और अधिक बीमार पड़ने लग जाते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के 2 प्रमुख प्रकार हैं, तो प्रोटीन ऊर्जा से 2 प्रकार के कुपोषण होते हैं। सबसे पहले आपका होता है मैरस्मस, यह तब होता है जब शरीर को भोजन में कुल ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की बहुत कमी हो जाती है, ठीक है ना, प्रोटीन की काफी कमी होगी, ऊर्जा नहीं होगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, और वो कुछ कर भी नहीं पाता है। शरीर हड्डियां जैसे दिखने लगती हैं और मांसपेशियां गल जाती हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे जैसे कि हड्डियां दिखने लग जाती हैं और धीरे धीरे मांसपेशियां होती हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं। क्वाशियोरकर, यह तब होता है जब शरीर को प्रोटीन की बहुत अधिक कमी होती है, पेट फूल जाता है, त्वचा सूज जाती है और बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, तो ये जो है 2 प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग जो हैं आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। सूक्ष्म पोषकों की कमी, लौह तत्व की कमी से आवश्यकता होती है, जैसे आईडीए हो गया, तो इसकी कमी के कारण भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है हमें। यह एक सामान्य पोषक विकार है जो खासकर विकासशील देशों में आपको देखने को मिलेगा। सबसे अधिक प्रभावित वर्ग जो है कम उम्र की महिलाएं जो मासिक धर्म में आयरन खोती हैं, किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाएं, विद्यालय जाने वाले बच्चे, तो इनमें आपको देखने को मिलेगी एक कमी, ठीक है, तो लौह तत्व की कमी से बहुत सारी समस्याएं होती हैं और सबसे ज्यादा शिकार जो होती हैं इनकी कम उम्र की महिलाएं होती हैं, किशोर लड़कियां होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं। आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यकता क्या होती है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन ठीक से शरीर के हिस्से तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब कमी होगी, आवश्यकता की कमी होती है, तो उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, जो हमारी
हीमोग्लोबिन होता है जो खून की होती है उसमें कमी देखने को मिलेगी आपको। साथ में ही ऑक्सीजन जो होगा वो ठीक से शरीर के हिस्से तक नहीं पहुंच पाता, तो ये भी एक बड़ी समस्या है जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, अवसादता के लक्षण क्या होते हैं? चेहरे व त्वचा पीली पड़ जाती है, नक होठ व आंखों की सफेद पीली हो जाती हैं, कमजोरी व थकान महसूस होती है, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, स्मरण शक्ति में गिरावट आना, पढ़ाई और काम में मन ना लगना, सामान्य पितलापन, नेत्र श्लेष्मा की सफेदी, तो ये अवसादता की जो है लक्षण है। तो उसकी कमी के कारण ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। विटामिन ए की कमी। विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं? देखिए, विटामिन ए स्वस्थ त्वचा बनाए रखता है, सामान्य दृष्टि देखने की क्षमता को बनाए रखता है, शारीरिक वृद्धि में सहायता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। ठीक है, तो ये जो है विटामिन ए के कार्य होते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो भी शरीर को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या होगा? रतौंधी, रात में ठीक से दिखना पाना मुश्किल हो जाएगा, विशेषकर बच्चों में। पूर्ण अधता, हो सकता है भाई किसी केस में कि उनको पूरा ना दिखाई दे। संक्रमण से लड़ने की क्षमता घट जाती है, यानी जो भी संक्रमित बीमारियां होती हैं उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो घटती है। शारीरिक वृद्धि बाधित होती है, यानी शरीर का जो विकास होता है वो ढंग से नहीं हो पाता है। आयोडीनहीनता विकार, ये क्या होता है? सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए आयोडीन जरूरी होता है, यानी एक मनुष्य का अगर मानसिक और शारीरिक विकास है उसमें आयोडीन जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में प्रभावित राज्य हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, आयोडीन की कमी देखने को मिलती है और उससे बहुत सारी समस्याएं इन राज्यों में बहुत देखने को मिलती है। आयोडीन की कमी से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, आहार से आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन का उत्पादन घट जाता है, इससे गला फूलने लगता है जिसे गलकंड या गोइट्रे भी कहते हैं। बच्चों में मानसिक मंदता, विकास में बाधा, बोलने सुनने की परेशानियां हो सकती हैं। तो ये कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलती है आयोडीन की कमी से। गर्भावस्था में कमी होने पर शिशु में जन्मजात विकृति और बौद्धिक दुर्बलता भी देखने को मिलती है, यानी अगर माँ को आयोडीन नमक ना दिया जाए तो गर्भावस्था के समय जो शिशु है वो जन्म लेने के बाद उसके अंदर भी बहुत सारी विकृति देखने को मिलेगी, उसका बौद्धिक विकास जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। पोषण समस्याओं से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण एक अभियान चलाया गया था सरकार के द्वारा, जिससे क्या किया जा सके, जो समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सके। शुरुआत जो हुई थी इसकी मार्च 2018 में स्थान झुंझुनू राजस्थान से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? कुपोषण, एनीमिया, खून की कमी, कम वजन और कम ऊंचाई की समस्याओं को घटाना था। महिलाओं और बच्चों को समग्र पोषण सुधारना था। मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय को यह काम दिया गया था। विधि, टेक्नोलॉजी, जन भागीदारी और बहुक्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाना था, यानी हर क्षेत्र में इसका विकास करना था, सबकी भागीदारी लेनी थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था। तो पोषक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं महिलाओं और बच्चों में, उसको खत्म करके उनका पोषण का जो है वो विस्तार करना था और सबको जागरूक करना था, ताकि जो समस्याएं हैं उनको खत्म किया जा सके। पोषण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन पर कुछ नीति बनाकर उनको कंट्रोल में किया जा सके जो समस्याएं आ रही थी। पोषण अभियान के दो मुख्य घटक थे। पहला, अत्यावश्यक हस्तक्षेप, आईसीडीएस, समेकित बाल विकास सेवाएं, 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण, टीकाकरण और देखभाल सेवाएं। ठीक है, तो बहुत सारी ये व्यवस्थाएं कराई गई सरकार के द्वारा कि भाई किस तरह से जो पोषण है उसकी कमी को दूर किया जा सके, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके। तो उसके लिए ये जो संस्था है वो काम करती है, समेकित बाल विकास सेवाएं। ठीक है, तो ये सेवाएं शुरू करी गई थी। एफएसएसएआई द्वारा खाद्य पूर्वकरण, जैसे आयरन, विटामिन से समृद्ध खाद्य वस्तुओं को बनाने की बात कहा जाना, स्थानीय और सस्ते स्रोतों से पोषक आहार उपलब्ध करवाना, कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चे, महिलाएं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषक शिक्षा देना, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, यानी स्वास्थ्य और पोषण शिक्षित करना, ताकि लोग क्या होगा, स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ उनका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रह सके। तो ये सारी चीजों पर ध्यान दिया गया था। बहुक्षेत्रीय सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, सभी को जोड़ना था। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या था कि भाई हर क्षेत्र में विकास करना था और सशक्तिकरण महिलाओं को बढ़ाना था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों में सुधार लेकर आना था। लंबी अवधि की योजनाएं, तो कुछ लंबी अवधि की योजनाएं बनाई गई थी, जैसे भोजन की गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाना, पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ाना, गरीबी में कमी लाना, खासकर
रोजगार योजनाओं से, जन वितरण प्रणाली से, भूमि सुधारों से, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुधार करके, खाद्य मिलावट पर नियंत्रण करके, मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाकर, पोषण कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन करके, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक सहभागिता से समाधान को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये कुछ लंबी अवधि की योजनाएं थी जो सरकारों ने इन पर काफी काम किया भाई, ताकि जो हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या पोषण संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। तो ये सारी जो नीति बनाई गई थी सरकार के द्वारा, ताकि जो समस्याएं हैं उनसे एक लंबी अवधि का टाइम पीरियड लेकर इनसे निपटा जा सके। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं थी सरकार की। कार्य नीतियां क्या थी? आहार अथवा भोजन आधारित कार्य। सबसे पहले इसमें क्या आता है इस नीति में? यह नीति लोगों की खान पान की आदतों और भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाकर पोषण को बेहतर बनाने पर केंद्रित होती हैं। यानी इस नीति के अंतर्गत यह कहा गया कि भाई लोगों की आदतों में बदलाव लाओ। लोगों की आदतों में बदलाव आएगा तो लोगों की समझ अपने आप क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। लाभ क्या हुआ इसका? दीर्घकालिक यह स्थायी समाधान देती है, जल्दी खत्म नहीं होती, कम लागत में प्रभावी, खर्च कम और असरदार होती हैं, दुष्प्रभाव नहीं होते, अधिक मात्रा लेने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। स्थानीय संस्कृति के अनुसार इसे हर क्षेत्र की खान पान परंपराओं के अनुसार अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो आहार अथवा भोजन आधारित जो कार्य है इनको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसका मेन मकसद यही था कि भाई लोगों की आदत और गुणवत्ता में बदलाव लाया जाए और पोषण जो है उसको बढ़ाया जाए और लोगों को समझाया जाए। ठीक है, पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण। यह नीति संवेदनशील लोग जैसे गर्भवती महिलाएं, बच्चे आदि को विशेष पोषक पदार्थों की खुराक देने पर केंद्रित होती है। विशेषताएं क्या है इसकी? अल्पकालिक समाधान, यह तत्कालिक मदद देती है लेकिन स्थायी समाधान नहीं देती। तो इसकी कुछ समस्याएं हैं भाई कि चलो कुछ औषधीय यानी महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनको कुछ ऐसे पोषक तत्व दे दिए जाएं औषधि के तौर पर जिससे क्या हो सके उनकी जो समस्याएं वो खत्म हो सके। लेकिन ये अल्पकालीन समाधान है, यानी कुछ समय के लिए तो ठीक हो जाती है चीजें लेकिन स्थायी समाधान नहीं होता, ये समस्याएं बनी रहती हैं। महंगा है, सप्लीमेंट हो गए, दवाएं हो गए, विशेष खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, तो भाई इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हर कोई तो नहीं कर सकता। ठीक है ना, गरीबों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। टारगेटेड है, अलग अलग पोषक तत्वों के लिए अलग अलग समूह होते हैं, जैसे आयरन टैबलेट किशोरियों के लिए, विटामिन ए बच्चों के लिए। तो ये सारी जो दवाएं हैं टारगेटेड होती है, यानी सबको इसका फायदा नहीं होता, कुछ टारगेटेड लोग यानी जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, सबके लिए हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है आपका अल्पपोषण को कम करने के क्या उपाय हैं। ठीक है ना, किस तरह से अल्पपोषण को कम किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? चिकित्सीय या पोषणीय आधारित हस्तक्षेप, यानी डॉक्टर की सलाह से होने वाला इलाज, पोषक पूरक जैसे विटामिन की गोली, आयरन सिरप आदि। किनके लिए? बच्चे, किशोर या गर्भवती महिलाओं के लिए, यानी जिनको समस्याएं ज्यादा हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए भाई? कुछ विटामिन की गोली या फिर कुछ ऐसे चिकित्सक सुविधाएं दी जाएं जिससे क्या हो सके, जो उनके पोषण में कमी उनको दूर किया जा सके। फायदे क्या होंगे? तुरंत असर दिखाता है, लंबे समय तक फायदा करता है। दिक्कतें क्या आती है? महंगा होता है, सभी लोगों को नहीं मिलता, कुछ ही लोगों तक सीमित होता है, तो कुछ इसकी समस्याएं भी हैं। भोजन आधारित आहार नीति आधारित हस्तक्षेप, यानी खाने में सुधार लाकर पोषण देना। ठीक है ना, बी है जो हमने देखा था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले समझते हैं इसका पुष्टिकरण क्या है। तो खाने में पोषक तत्व मिलना, जैसे नमक में आयोडीन मिलना, सभी लोगों के लिए, ठीक है ना, तो ये सभी के लिए फायदे हैं भाई, जरूरी है ना, क्योंकि अगर हम भोजन आधारित और आहार आधारित नीतियों में बदलाव ले आए, उनको समझ जाएं, तो हम क्या हो सकते हैं? खुद ही स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए कह रहा भाई कि हमें ऐसे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबके लिए जो हो उपयोगी हो। तो इसका फायदा क्या होगा? पूरे समाज को फायदा होगा अगर ऐसी चीजें हो जाएं तो। कम लागत में ज्यादा असर दिखाती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं? खाद्य उद्योग की मदद जरूरी है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि नमक हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बन के तैयार होती हैं और उसके बाद ही हम उसका यूज कर सकते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या मिला है, हर चीज में नहीं मिलाया जा सकता, लोग अपनी आदतें नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करे भाई, सरकार हर चीज तो नहीं कर सकती ना। सरकार ने नीतियां बना दी और बातें बता दी कि भाई किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, अब सरकार का ये फर्ज तो नहीं है कि भाई ये सारी चीजें जो भी चीजें हैं, जो भी जन पोषण से संबंधित रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी गवर्नमेंट किसी ना किसी जरिए आपको प्रोवाइड करवाए। ये सब जानकारी आपको रखना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट कर देती है, जैसे कहा जाए भाई आयोडीन नमक सबके लिए जरूरी है, तो हर नमक के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? आयोडीन, क्योंकि नमक तो हर घर की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया कि भाई आयोडीन हर नमक के अंदर होना चाहिए, तो आयोडीन हर नमक के अंदर है। तो ऐसी चीजें गवर्नमेंट तो कर सकती है, लेकिन हर चीज कर पाना मुश्किल, नहीं हर कमी को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। आहार विविधता,
तरह तरह के खाने को शामिल करना, जैसे दालें, फल, सब्जियां, अनाज सभी लोगों के लिए। ठीक है, ये तो सभी लोगों के लिए भाई कि अगर हम खाने में अलग अलग चीज़ों को शामिल कर लें तो सभी को इससे क्या होता है, फायदा होता है। अगर हम आहार विविधता अपना ले तो फायदे क्या है, सभी जरूरी पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। अगर आपने खान पीन सुधार कर लिया, अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया तो खुद ही पोषक तत्व मिलेंगे, खाना भी सुरक्षित रहेगा, एक स्थायी लंबे समय का समाधान होगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं सिर्फ आप दवाई ले रहे हैं या जब कमी हो रही है तब उस चीज को ले रहे हैं। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी आहार विविधता अपना लेते हैं तो लंबे समय तक आप खुद ही स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना, आपको किसी सप्लीमेंट की या किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कतें क्या है, खाने की आदतें में बदलाव मुश्किल होता है, यानी हर व्यक्ति जो होता है वो हर चीज नहीं खा पाता है, उसकी समस्या होती है। खेती और पैसे पर निर्भर करता है, अब ये भी डिपेंड करता है भाई उसका उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है भाई कि लोगों के पास पैसा है कि नहीं है कि लोग इसको खरीद सकें। सामाजिक सोच और परंपराओं को बदलना पड़ता है भाई, सामाजिक सोच होती है, कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो हर कोई नहीं खा सकते, वो उनकी परंपरा या समाज से जुड़े नहीं होते हैं, तो वो भी कुछ समस्या उत्पन्न करते हैं। हाँ, हो सकता है भाई उसके अंदर हाई हैवी प्रोटीन और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। भारत में पोषण से जुड़ी प्रमुख योजनाएं व कार्यक्रम, सबसे पहले एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो ICDS होता है, इसमें क्या होता है, यह कार्यक्रम छोटे बच्चों 0 से 6 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, टीकाकरण और प्राथमिक शिक्षा जैसी सेवाएं देता है। तो इसका मेन मकसद ये भाई बच्चों को, महिलाओं को, ठीक है ना, स्वस्थ रखने संबंधित जो भी चीजें हैं वो मुहैया करवाए जाएं, चाहे वो टीकाकरण हो चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो। पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य शरीर में पोषण की कमी को दूर करना है। मुख्य कार्यक्रम क्या होता है, राष्ट्रीय रोग निर्धारक कार्यक्रम विटामिन ए की कमी से अंधापन रोकने के लिए, राष्ट्रीय पोषण एनीमिया रोकथाम कार्यक्रम शरीर में खून की कमी को रोकना, राष्ट्रीय आयोडीन युक्त नमक कार्यक्रम दिमागी विकास और थायराइड की बीमारी को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये कार्यक्रम चलाए गए थे कुछ, ताकि पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम से उन चीजों की कमी को दूर किया जा सके जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही हैं। भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, इसका उद्देश्य गरीबों तक सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराना होता है। तो मुख्य योजना क्या है, जैसे जन वितरण प्रणाली, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सस्ते दाम पे अनाज मुहैया करवाती है। अंत्योदय अन्न योजना, बहुत ही गरीब परिवारों के लिए अन्न का अन्नपूर्ण योजना, वृद्ध लोगों के लिए, कार्य के बदले अन्न योजना, मजदूरी के बदले अनाज। तो ये सारी गवर्नमेंट ने कुछ योजना बनाई है, ठीक है, जिससे गरीबों को सस्ते तौर पर क्या मिल सके, पोषक तत्व से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ है वो प्रोवाइड कराए जा सके। आहार पूरक कार्यक्रम, इसमें स्कूल और आंगनवाड़ी के केंद्रों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील के तहत बच्चों को मुफ्त पोषण युक्त खाना दिलाया जाता है। स्वलंबन और वैकल्पिक रोजगार योजना, इन योजनाओं से लोगों को काम करके कमाने का मौका मिलता है, जिससे वे खुद खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं और अपने परिवार का पोषण सुधार सकते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं जिससे स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनको कुछ हद तक ठीक किया जा सके। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के 3 असर है। तो भारत के अंदर जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य स्तर पर भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो 3 स्तर पर देखने को मिलती हैं। पहली जो आती है आपको प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। तो प्राथमिक स्तर क्या होता है, यह सबसे पहला और बुनियादी स्तर होता है। जब कोई व्यक्ति, परिवार या समुदाय को स्वास्थ्य सेवा की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC या उप स्वास्थ्य केंद्र जाता है। यानी जब किसी को छोटे स्तर की कोई समस्या आ रही है तो आसपास में एक आपको मिल जाएगा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जहां पर आप जाएंगे, छोटी मोटी जो भी बीमारियां हैं उनका आपको दवाई और जो भी रोकथाम के उपाय हैं वो वहां के जो भी डॉक्टर होते हैं वो आपको दे देते हैं। जैसे सर्दी हो गई, खांसी, बुखार, टीकाकरण, गर्भावस्था जांच आदि। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपको प्राइमरी सेक्टर पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मिल जाती हैं। दूसरा जो होता है द्वितीय सेक्टर जो है सेकेंडरी लेवल, इसमें क्या होता है, जहां बीमारी थोड़ी ज्यादा गंभीर हो जाती है तो इलाज के लिए व्यक्ति को जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, जो जहां पे थोड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं तो वहां पर जो सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे चोट लगना हो गया, सर्जरी की जरूरत हो गई, डिलीवरी का केस हो गया, बड़ी बीमारी की शुरुआती जांच। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपको द्वितीय स्तर यानी जो आपका सेकेंडरी लेवल होता है सेंटर, हेल्थ सेंटर का, वहां पे ले जाया जाता है। तीसरा जो आता है आपका तृतीय स्तर, टेरिटरी लेवल होता है। यह सबसे उन्नत और विशेषज्ञ सेवाओं का स्तर होता है, यानी हाई टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर होते हैं। यहाँ इलाज बड़ी और जटिल बीमारियों के लिए होता है। तो जितनी बड़ी समस्याएं, जटिल बीमारियां हैं, उन सबका इलाज यहाँ पर करा जाता है। ठीक है, तो ये बड़े हेल्थ सेंटर होते हैं।
यह सेवाएं मिलती हैं एम्स हो गया आपका, मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो गए, क्षेत्रीय विशेष अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल आदि। तो ये सारी जो है वो आपके आते हैं टेरेस्ट्री सेक्टर में, यानी एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है ना, बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर हर बीमारी का इलाज किया जाता है। पोषण विशेषज्ञ कहाँ कहाँ काम कर सकता है? अगर आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं तो आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? अस्पतालों में बीमारी रोकने, इलाज और पोषण की शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रमों में पोषण की समझ और योग्यता के आधार पर वे आंगनवाड़ी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, आईसीडीएस में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप पोषक विशेषज्ञ हैं तो आपको बहुत सारे अवसर मिलते हैं। नीति निर्धारण में योगदान दे सकते हैं, सरकार या किसी संस्था में सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं, जहां वे पोषण नीतियां और योजना बनाने में मदद करते हैं। स्वयंसेवी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी काम कर सकते हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया, WHO जैसी संस्थाओं के साथ पोषण संबंधी प्रोजेक्ट पर भी आप काम कर सकते हैं। बड़ी संस्थाओं में जहां किसी खास लक्ष्य, जैसे स्कूल के बच्चे, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वहां भी आप काम कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम या पोषण शिक्षा देने वाले कार्यक्रमों में भी आप भाग ले सकते हैं। बहुत सारे कैरियर विकल्प हैं आपके पास। शिक्षा, खेल और उद्योग के क्षेत्र में वे इन क्षेत्रों में कल्याण योजनाओं में शामिल हो सकते हैं, जैसे खिलाड़ियों के लिए डाइट चार्ट बनाना हो गया, ठीक है, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना बनाना हो गया। तो इन सब क्षेत्रों में काफी अवसर हैं आपके पास, ठीक है ना, तो आप काफी अवसर तलाश सकते हैं, ठीक है ना, तो काम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सामुदायिक पोषण से जुड़ी प्रमुख स्वयंसेवी व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सामुदायिक पोषण के लिए काम करती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए काम करती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी संस्था है, यूएनओ की है, यूनाइटेड नेशन की है, जो बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य और पोषण और शिक्षा पर काम करती है, ठीक है ना। ऑक्सफैम, यह संस्था गरीब, भूख और सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए दुनिया भर में काम करती है, ठीक है, तो ये भी एक संस्था है जो काम करती है असमानता को दूर करने के लिए, पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है। DFID ब्रिटेन की संस्था जो विकासशील देशों को स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सहायता देती है, ठीक है, तो ये ब्रिटेन की संस्था है। FAO खाद्य और कृषि संगठन जो लोगों को संतुलित और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए काम करता है, ठीक है, तो ये भी एक संस्था है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य और पोषण के मानक तय करता है और उनकी निगरानी करता है, ये भी एक संस्था है जो स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। USAID अमेरिका की संस्था जो अन्य देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण परियोजनाओं में सहायता देती है। ऐसे ही गेन है, यह संस्था भोजन में पोषण तत्व मिलाने, पुष्टिकरण के कार्य में सहयोग करती है। ऐसे ही माइक्रोटिट इनिशिएटिव, यह संस्था सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन, विटामिन ए को दूर करने के लिए काम करती है। IFPRI, ठीक है ना, IFPRI अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो खाद्य व पोषण नीतियों पर शोध करती है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो देश के अंदर और देश के बाहर हैं, जन पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को बताती है और उनके लिए काम करती हैं। जन पोषण पेशेवर जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो जन पोषण पेशेवर होते हैं समस्या की पहचान करते हैं, यह समझते हैं कि क्या समस्या है, जैसे कुपोषण और कितने लोगों को प्रभावित कर रही है। तो ये पहले चीजों को समझते हैं कि आखिर भाई पोषण से संबंधित समस्या क्या है, फिर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचना, यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह समस्याएं कैसे और क्यों पैदा हो रही हैं। प्रभाव का मूल्यांकन, यह देखता है कि इन पोषण समस्याओं का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, विकास पर। तो इनका काम होता है भाई ये मूल्यांकन करते हैं कि जो स्वास्थ्य है या पोषण है उससे क्या असर दिखाई पड़ रहा है समाज पर, या स्वास्थ्य या शिक्षा या विकास पे क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इन सबका ये क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। नीति और योजना बनाना, समाधान के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं और इन्हें लागू कराने की प्रक्रिया भी तय करते हैं। ठीक है, तो ये नीतियां बनाते हैं, योजना बनाते हैं, फिर इसको उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। ठीक है ना, उसको करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें।